जीत को करीब से छूकर हार की हताशा झेल रही हरियाणा कांग्रेस अब फुल जोश में नजर आ रही है। कांग्रेस आला कमान अब हरियाणा कांग्रेस में नई जान फूंकने में जुटा है। संगठन के बाद अब बूथ और मंडल स्तर तक पहुंच बनाने की तैयारी में कांग्रेस शिद्दत से जुटती नजर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की नब्ज टटोल रहे प्रदेश प्रभारी। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ले रहे कार्यकर्ताओं की बैठक। रोहतक में संजय दत्त ने चारों विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी संजय दत्त के साथ। मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक जाएगी कांग्रेस। सितंबर में शुरू होगा हरियाणा कांग्रेस का अभियान। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा युवाओं को संगठन के साथ जोड़ेगी। कांग्रेस ने 2029 का अपना सियासी खाका भी सामने रखा। हरियाणा में 70 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। जहां पार्टी प्रभारी संजय दत्त कार्यकर्ताओं को एकजुट करते नजर आए, तो वहीं भूपेंद्र हुड्डा की गैर मौजूदगी में भी उनके प्रशंसक उनके नाम के कसीदे पढ़ते नजर आए। प्रभारी संजय दत्त का पार्टी नेताओं से आह्वान, सबको साथ लेकर चलना होगा। बंद मुट्ठी सब पर भारी। पार्टी मजबूत रहेगी और सभी एकजुट होकर काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भूपेंद्र हुड्डा की तारीफ की। अब तक का सबसे बड़ा सम्मान रोहतक में मिला। पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने भूपेंद्र हुड्डा को बताया बेहतर नेता। शैलजा बीरेंद्र सिंह सुरजेवाला की अपेक्षा बेहतर बताया। मंच पर चुपचाप सुनते रहे प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी इतना मजबूत है, हमारा कार्यकर्ता हमारा परिवार का सदस्य समर्पित है, निष्ठावान है, जोश है, होश है, समझदारी। फिर भी क्या बात है कि हम लगातार 3 बार प्रदेश में चुनाव हार रहे हैं। और मैं आज जो कुछ कह रहा हूं वो आपके ऊपर लागू नहीं है, क्योंकि रोहतक जिला, हमारे राजकुमार भाई ने कहा कि जिला नहीं ये किला। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे इंचार्ज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी श्री संजय दत्त जी के साथ में और रोहतक के सभी सम्मानित हमारे नेता, हमारे जिला अध्यक्ष, विधायक, पूर्व मंत्री के साथ में संवाद बैठक का आयोजन किया गया। ये हरियाणा का 13वां जिला है जो हमारे आदरणीय प्रभारी जी आने के बाद से हर जिले के अंदर जाके हर विधानसभा के भाइयों से मिलकर के उनकी राय लेके संगठन को मजबूत करने के बारे में और SIR के विषय के अंदर उनसे राय मशवरा करते हुए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या हरियाणा कांग्रेस में थमेगी अंतरकल है? कांग्रेस में कब तक चलेगी मैं की लड़ाई? क्या सबको साथ लेकर चल पाएगा आला कमान? क्या हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी पर लगेगी लगाम? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, अब इस मुद्दे पर तमाम सवाल भी खड़े हो जाते हैं और सवाल खड़े होना भी लाजमी हो जाता है। अब एक एक करके सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सवाल नंबर 1, क्या हरियाणा कांग्रेस में थमेगी अंतरकल है? सवाल नंबर 2, कांग्रेस में कब तक चलेगी मैं की लड़ाई? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस में वर्चस्व की जंग होगी शांत? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। देखिए, जिस तरीके से गुटबाजी भी खूब देखने को मिलती है कांग्रेस पार्टी में। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी जो है संगठन पर फोकस करती हुई नजर आएगी और नजर भी आ रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, पर तमाम सवाल भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जो वर्चस्व की जंग है, क्या खत्म होती हुई नजर आएगी? और देखिए, अब चर्चा कर लेते हैं इस मुद्दे पर। पैनल में हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजनमन दीक्षित जी जुड़ गए हैं हमारे साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुखविंदर सिंह जुड़ गए हैं और हमारे साथ NLD से प्रवक्ता ओंकार जी जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुनील मान जुड़ गए हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो आप सभी का पैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से करना चाहूंगी। राजनमन जी, देखिए, 2014 से प्रदेश में आपकी सरकार है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और अब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आएगी। अब कांग्रेस पार्टी भी अपना जो है संगठन मजबूत करती हुई नजर आएगी। अब ग्राउंड पर कार्य शुरू हो गया है, बैठक भी देखने को मिली और आने वाले समय में भी अब कांग्रेस पार्टी जो है पूरी आने वाले चुनाव को लेकर अब रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। क्या लग रहा है 2029 में टफ कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा? जी राजनमन जी। देखिए प्रिया जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार और आपके मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदर का मामला है, इसमें हमें ज्यादा कहने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कांग्रेस पार्टी की स्थिति है और जैसे कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आ चुकी है, इनका लड़ाई जो चंपदार, इनका अनुशासनहीनता, ये सड़कों पर आ चुका है। इसलिए कहना कोई ज्यादा हमें वो भी नहीं है कि हम कह सकते हैं इनके बारे में। देखिए,
जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 2014 से लेके अब तक कांग्रेस के पास कोई भी संगठन नहीं है। कांग्रेस के सिर्फ पास एक बात थी कि वोट चोरी हुई है, चुनाव आयोग इनके साथ मिल गया, ईवीएम के साथ इन्होंने चोरी कर ली, ये था। लेकिन अब इनको सद्बुद्धि आई है, कांग्रेस पार्टी को 2014 के बाद अब 2026 में ये सद्बुद्धि आई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव कैसे जीतती है, वो अपने कर्मठ कार्यकर्ता उसकी मेहनत के अनुसार, उसके जो पार्टी के जो कार्यकर्ताओं में अनुशासन है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। देखिए, हमें कॉपी करना कांग्रेस के लिए कभी भी आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस अनुशासन कहां से लेके आएगी, कांग्रेस जो है वो कर्मठता कहां से लेके आएगी। कांग्रेस, हमारा जो नारा है, पहले देश फिर पार्टी, बाद में अगर कुछ बचा तो स्वयं, इस तरह की राष्ट्रीयता कहां से लेकर आएगी। कांग्रेस पार्टी जो हमें कॉपी कर रही है, उनके लिए हमारा कॉपी करना बस की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जब भी चुनाव हारती है सिर्फ अपने प्रभारियों के ऊपर ठीकरा फोड़कर प्रभारियों को बदल देती है। अगर 2014 से अब तक बात करूं तो इनके करीब 7 प्रभारी जो है वो बदल चुके हैं। पहले शकील अहमद जी थे, गुलाम नबी आजाद जी थे, विवेक बंसल जी थे, शक्ति सिंह गोहिल थे, दीपक बावरिया जी थे और बी के हरिप्रसाद जी थे, और अब वर्तमान में संजय दत्त जी आए हैं। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है वो हमारे, जो अगर आप देखोगे 377 मंडल है, हमारे 377 मंडल के अंदर करीब 4729 हमारे शक्ति केंद्र हैं और करीब 20,629 हमारे बूथ अध्यक्ष हैं। और अगर हमारे पन्ना प्रमुखों की बात करें तो 2,08,599 जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं। तो इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, जो हमारे कार्यकर्ता है, जो बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है, वो जनता के बीच में जाते हैं, 24 घंटे जनता के साथ खड़े हैं, उनके दुख सुख में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी मिलकर एक लंबी सीधी लाइन में। तो यानी कि राजरमन जी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि कोई टफ कंपटीशन नहीं है, सीधी फाइट, केवल भारतीय जनता पार्टी भी इस बार परचम लहराती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस पार्टी से भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। ठीक है। सुखविंदर जी से भी मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सुखविंदर जी, फिलहाल क्या तैयारी चल रही है? जी प्रिया जी, पहले मेरी तरफ से आपको और सभी प्रवक्ता साथियों को सत श्री अकाल। देखो प्रिया जी, बीजेपी का काम है हमारी पार्टी के अंदर हर मुद्दे पे, हर बात पे जो भी हम अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए करें, उसमें काम निकालना है। लेकिन ये वही बीजेपी है जो 12 साल पहले कहीं दिखाई नहीं देती। हमारा संगठन पहले भी मजबूत था, आगे भी मजबूत रहेगा। कुछ समय मैं मानता हूँ हमारा 2014 का समय ऐसा था जो समय सही नहीं था। उस टाइम लोगों की जो हिस्ट्री, लोग चाहते थे कि नरेंद्र मोदी को एक बदलाव देखना चाहते थे, जो नरेंद्र मोदी ने उसने वादे किए उसकी तरफ लोगों का खिंचाव हुआ। लेकिन 2019 आते आते ये वही कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी बार बार कहती है कि कांग्रेस के पास ना बूथ स्तर का ना जिला स्तर के जिला अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस के पास 2014 में 15 में स्टेट लेवल की बॉडी बनी। हमारे जो जिला अध्यक्ष थे वो बहुत बखूबी उन्होंने हरियाणा में काम किया और हम 2019 के अंदर 31 सीट लेके आए। हरियाणा के अंदर हमने वापसी की और जब 2024 के अंदर तब इस घटना हमारा अभी 2025 में बना, 2024 के अंदर हम 37 सीट लेके आए। हम उस टाइम 70 सीट लेके जाते, लेकिन ये सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से बीजेपी ने एक मकान के अंदर 55 फुट निकल गए। पर सुखविंदर जी, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अभी भी क्लियरिटी नहीं है किसको किसका साथ देना है? भरे मन से कहा जाता है कि अब आपकी बारी है, हमने तो बहुत साथ दे दिया। देखिए, हमारी पार्टी के सभी नेता एक मंच पे एक ही आवाज में सभी लोग एक दूसरे का साथ देने की बात कर रहे हैं। कोई वहां पे किसी का बिखराव नहीं है। राव इंद्रजीत की तरह ये नहीं कहते कि हमें तो देखिए मंच से बुलाया ही नहीं जाता, हमें पहली बार बुलाया। आपने बीजेपी के अंदर बहुत सी बिखराव है, वो लोगों के सामने मंच से आना शुरू हो गया। हमारे यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला जी ने ये कहा कि जब बात चली हमारे संगठन की, हमारी पार्टी के इंटरनल मामला था, वहां पे उन्होंने खाली ये कहा कि भाई
हम आपका साथ दे रहे हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए, इकट्ठे होके हम आगे 2029 में सरकार बनाएंगे। उनका कहने का मतलब ये था, हमारी पार्टी में कहीं भी गिरावट नहीं आया। विपक्ष की भूमिका में हम सबसे पहले सबसे मजबूती के साथ, अगर किसी ने पार्टी ने और इस देश की आवाज और इस हरियाणा की आवाज अगर किसी ने उठाई तो वो मात्र कांग्रेस पार्टी है, नहीं तो बीजेपी ने इस देश को कब का बीज गाड़ा था जिस तरीके से बीजेपी की मंशा थी। लेकिन कांग्रेस ने डट के मुकाबला किया बीजेपी नीतियों का, जो इनकी देश विरोधी नीतियां थी। हरियाणा में जिस तरीके से देखिए ये सरकार क्या करती है, जब ईवीएम की बात आती है, जब चुनाव की बात आती है, किस तरीके से खरीद फरोख्त करती है हमारा संगठन। देखिए ये तो आज बीजेपी ने हमारी कॉपी की, ना कि हमने। बीजेपी के पास ना तो एमपी थे, ना एमएलए थे, ना संगठन था, बीजेपी के पास था कहाँ। बीजेपी ने लोग की बी पार्टी के रूप में काम किया, जब भी किया। ये पहली बार लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पे इनको मौका दिया 2014 में, और 2019 के अंदर ये फिर लंगड़ी सरकार आई, तब दुष्यंत चौटाला को लेकर इन्होंने सरकार बनाई, और 2024 के अंदर दोबारा से फिर इन्होंने ईवीएम के साथ और वोट चोरी करके किस तरीके से सरकार बनाई है, किससे छिपाने। और ये बीजेपी हमें हमारे संगठन की बात न सुझाए, अपने घर के अंदर देखे कि घर के अंदर क्या हो रहा है। ये हमारे संगठन की बात है। हम 2029 के अंदर देश के और प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे, सभी के सामने आने वाला है, सबके सामने आ रहा है, और हम मजबूत है। बूथ स्तर पर भी हमारे देखिए, हमारे ब्लॉक के, डिस्ट्रिक्ट के और बूथ के हर तरीके से हमारे संगठन मजबूत है। एससी सेल, बीसी सेल हमारा पूरी जोर शोर से लगा हुआ है। हम इस प्रदेश के युवाओं को उसका साथ देंगे और इस देश के प्रदेश के युवाओं का साथ देकर सरकार बनाएगा और उनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सुखविंदर जी, राम रमन जी बहुत देर से बोलने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपके पास आती हूँ। एक बार मैं एनएलडी की प्रवक्ता की भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। ओंकार जी, क्या लग रहा है, क्या जो 2014 से खामियां देखने को मिल रही है, अब उन खामियों पर काम किया जाएगा, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिलेगी? अभी भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से मंच से बार बार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं, क्या वो आने वाले समय में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा, या फिर अब जिस तरीके से तैयारियां शुरू की गई है, मीटिंगें देखने को रही है कि कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आएगी? जी ओंकार जी। प्रिया जी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। पहले ये गुटबाजी ऊपर के 4-5 नेताओं में थी, और मैंने कहा था जिस दिन इनका संगठन बनेगा उस दिन ये गुटबाजी निचले स्तर पर आ जाएगी। अभी ये गुटबाजी जिला स्तर पर है, फिर हल्का स्तर पर आ जाएगी, फिर बूथ स्तर पर भी आ जाएगी, क्योंकि फिर अब देखा जाएगा कि ये किसका बंदा है, ये हुड्डा का बंदा है या ये शैलजा का बंदा है। आपने शुरू में एक प्रश्न पूछा, आपने पूछा क्या कांग्रेस बीजेपी की राह पे चल रही है। देखिए, कांग्रेस बीजेपी की राह पे चल रही है या नहीं चल रही, ये उसका आंतरिक मामला है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की राह पे जरूर चल रही है। बीजेपी में जो फूट है आज सरेआम स्टेज पर नजर आनी शुरू हो गई। कांग्रेस की फूट तो दुनिया देख रही है, आज से नहीं देख रही, पिछले 12 साल से देख रही है, लेकिन बीजेपी की फूट आपको अभी नजर आई। अभी राव इंद्रजीत जी ने क्या बोला, मंच से उन्होंने बोला आ गया जर्नल मेरे को चुप कराने के लिए, और उन्होंने पंजाबी बिरादरी के बारे में क्या टिप्पणी करी, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके साथ ही अनिल विज जो 7 बार का विधायक है और 3 बार का कैबिनेट मंत्री है, उसने अभी 10 दिन पहले क्या बोला था कि अंबाला छावनी को फ्री होल्ड करने के लिए जो पॉलिसी बनाएगी, उस पॉलिसी के बारे में मेरे से पूछा नहीं गया, और मैं अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठूंगा। आपने कभी सुना है कोई कैबिनेट रैंक का मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ रहा हो? इसके अलावा आपने कुलदीप बिश्नोई जी के हालात देखे थे, जब सांसद रेखा शर्मा ने उनके पिता श्री भजन लाल जी के ऊपर कटाक्ष किया था, अब अमर्यादित टिप्पणी की थी, उस समय कुलदीप बिश्नोई जी भी रुष्ट हुए थे। ये बारी बारी सब रुष्ट हो रहे हैं। अंतर कहाँ है? बीजेपी की गुटबाजी अभी चैनल वालों को या दूसरों को नजर नहीं आ रही, क्योंकि बीजेपी सत्ता में। जिस दिन बीजेपी का ब्लास्ट होगा ना, जिस दिन बम ब्लास्ट होगा इनका आपसी गुटबाजी का, उस दिन आप देखोगे ये गुटबाजी तो कांग्रेस से कई गुना ज्यादा निकली। आज अगर प्रदेश में देखा जाए, कांग्रेस की गुटबाजी धरातल पर है, बीजेपी की गुटबाजी भी चरम पर है। अनिल विज के बयान पढ़ के देख लीजिए, राव इंद्रजीत जी की स्टेज पर जो वक्तव्य हुए वो चेक कर लीजिए,
कुलदीप बिश्नोई का देख लीजिए, आज धनखड़ साहब को घर बिठा दिया गया। अर्चना गुप्ता को देख लीजिए, अर्चना गुप्ता ने क्या बोला, एक विशेष वर्ग के कुर्ते पजामे खूंटे पर टांग दिए गए। हमने खूंटे पर टांग दिए, वो विशेष वर्ग बीजेपी में भी है। और वो विशेष वर्ग किसको कह रही है, किस जाति विशेष को कह रही है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। पूरा हरियाणा जान चुका है कि अर्चना गुप्ता किस तरह से जात पात का माहौल पैदा हरियाणा में करना चाहती है। आज बीजेपी के नेता जिस तरह से गुटबाजी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपसी अंदरूनी फूट नजर आ रही है इनमें, तो जो फूट कांग्रेस में है वो फूट बीजेपी में भी आने में समय नहीं लगेगा। हाँ, हमारी पार्टी क्षेत्रीय दल है, मैं मानता हूं हमारी मात्र 2 सीट है और हम एक जिले में है इस समय आज के दिन में, लेकिन किसी समय में 2009 में बीजेपी की भी 2 सीट थी। समय बदलते हुए समय नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात है, आज अगर जनता की समस्याओं की बात करिए, चाहे सड़क से लेकर सदन तक देख लीजिए, विधानसभा तक देख लीजिए, बिजली बिल की समस्या हो, HPSC के पेपर लीक का घोटाला हो, HPS में बारी लोगों की भर्ती का मामला हो, बाखड़ा नहर का पानी पंजाब द्वारा बंद कर दिया गया हो, कोई भी मसला हो, उस मसले को इंडियन नेशनल लोकदल के मात्र 2 विधायक हैं, सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाने का काम सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल ही करती है। और कांग्रेस तो जब सदन में कोई मुद्दा आता है उस मुद्दे से बायकॉट करके बाहर चली जाती है। 37 विधायक है कांग्रेस के। राज्यसभा का चुनाव आया, 37 में से 28 रह गए, 9 विधायक ऐसे 5 क्रॉस कर गए और 4 ने अपनी वोट गलत कर दी। ये पूरी साजिश थी। और ऐसा नहीं है ये साजिश ऊपर हाईकमान को पता नहीं थी, ये हरियाणा के हाईकमान को इस साजिश का पता था और वो शामिल था, क्योंकि भूपिंदर सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर वर्ष 2024 में इन्होंने टिकटों का बंटवारा ठीक किया होता, इन्होंने आपसी फूटबाजी में ना पड़े होते, एक सीट पर 4 बंदे कांग्रेसियों को हराने के लिए ना लगा दिए गए होते, तो आज कांग्रेस की सरकार होती। आज अगर बीजेपी की सरकार है तो इसका श्रेय भूपिंदर सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। आज अगर बीजेपी की सरकार है और जनता इससे दुख भोग रही है तो इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है, इनेलो को नहीं जाता है। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरीके से 2019 में हमारी पार्टी में फूट हुई, बंटवारा हुआ, परिवार का भी और पार्टी का भी, उस तरीके से हमने जब अब दोबारा से मेहनत शुरू करी 2019 से लेकर आज 2026, 7 वर्ष में जिस तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पार्टी को संगठित किया, एकजुट किया, अपने पुराने कार्यकर्ताओं को वापस बुलाया, मान सम्मान दिया, उससे एक बात स्पष्ट है, 2029 में आने वाला समय ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का है, इंडियन नेशनल लोकदल का है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही फूट के शिकार हैं। बीजेपी को पिछले 12 साल से जनता झेल रही है, देखा नहीं है, झेल रही है, और कांग्रेस को 2005 से लेकर 14 तक जनता ने देख लिया। अब समय इंडियन नेशनल लोकदल का है और आप देखना हमारे में कोई फूट नहीं है, हमारे में तकरार नहीं है, हमारे नेता मंच पर एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं करते जैसे इनके नेता कर रहे हैं। हमारे नेता अपने चौधरी अभय सिंह चौटाला के प्रति प्यार और व्यवहार रखते हैं। हमारे नेता उनके खिलाफ कोई बदजुबानी या कोई गलत बयानी नहीं करते। लेकिन बीजेपी के नेता देख लीजिए कैसे बयानबाजी कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहूंगा कि आपके अनिल विज 7 बार के विधायक, 3 बार के कैबिनेट मंत्री, वो अगर सरेआम कह रहे हैं कि मैं अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठूंगा, इसका मतलब क्या है ये जरूर बताओ। ठीक है ओंकार जी, हमारे साथ सुनील मान भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, देखिए आपने पूरे पैनल को सुन लिया है, बारीकी से आप राजनीति भी देख रहे हैं, किस तरीके से लगातार बयानबाजी तो देखने को ही मिलती है। और 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की पहले सरकार थी, पर कहीं ना कहीं गुटबाजी के भी आरोप लगाए जाते हैं और भरे मंच पर देखने को भी मिलते हैं, बयानबाजी भी देखने को मिलती है, पर और संगठन की भी कमी खास तौर पर कांग्रेस पार्टी में देखने को मिली थी। अब देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी संगठन पर काम कर रही है, ग्राउंड पर काम कर रही है, और जो गुटबाजी देखने को मिलती थी उस पर भी काम अब किया जा रहा है।
रहा है। तो क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तैयार हो पाएगी, या फिर जो पिछले चुनावों में हमने देखा कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिली, क्रॉस वोट देखने को मिले, और अपने ही जो नेताओं को है हिमाचल तक भी लेके गए, उसके बावजूद भी क्रॉस वोट होते हुए नजर आए। क्या फिर आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने को मिलेगी, या फिर कांग्रेस पार्टी अब पूरी तैयार होती हुई आने वाले समय में नजर आएगी आने वाले चुनाव को लेकर? जी सुनील जी। जी प्रिया जी, आपको और सभी जो तीनों पार्टियों के प्रवक्ता जुड़े हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए प्रिया जी, संगठन की बात करें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर और जिले लेवल पर से तो अपना संगठन मजबूत किया ही है। उन्होंने पन्ना प्रमुख भी बनाए हुए हैं। तो पन्ने तक की जिस वोट पे गांव की वोटर लिस्ट होती है उसमें पन्ना होता है कि उस पन्ने का भी उन्होंने एक प्रभारी बनाया हुआ है। तो बीजेपी में इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने एक मजबूत संगठन खड़ा कर रखा है आज के दिन। और वहीं का बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस अभी तक संगठन खड़ा करने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने जिलाध्यक्ष जरूर बनाए हैं, उन जिलाध्यक्ष की भी आपस में खींचातान चल रही है, क्योंकि अलग अलग गुट के हैं। कोई किसी जिले में शैलजा गुट का अध्यक्ष है, किसी जिले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का है, किसी जिले में रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट से हैं। तो ऐसे में जब तक कांग्रेस पार्टी एक होकर लड़ाई नहीं लड़ेगी, एक होकर अपना संगठन नहीं तैयार करेगी, तब तक वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। क्योंकि देखो, बीजेपी ने संगठन पे बड़ा काम किया है। उन्होंने पन्ना प्रमुख से लेकर और ऊपर जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तक उनके संगठित हैं। सभी एकजुट होकर काम करें। और बात करें उनकी मीटिंग की, हर रोज उनकी मीटिंगें होती हैं, बैठकें होती हैं कि वे किस प्रकार हम मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने का काम करें। लगातार मीटिंग का दौर उनका जारी रहता है और जो पार्टी की नीति है उनको घर घर तक कैसे पहुंचाना है। कांग्रेस पार्टी को ये सारी चीजें करनी होंगी। कांग्रेस पार्टी को जो बीजेपी की खामियां हैं वो लोगों तक बतानी होंगी। जो आज महंगाई का मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये कांग्रेस पार्टी अगर एक संगठित हो गई, अपना संगठन मजबूत बना के अगर जाए तो मुकाबले में आ सकती है। अदरवाइज मैं नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी एक कभी मंच पे आएगी, क्योंकि जो नेता है उनमें आज भी मतभेद देखे जा सकते हैं। जो तीनों जो गुट हैं अलग अलग रहते हैं, कभी एक मंच पे आते ही भी हैं तो उनका एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं। अब पिछले दिनों जो प्रभारी बनाए हैं संजय दत्त जी, उन्होंने काफी प्रयास किया है कि भाई जो पार्टी में गुटबाजी है उसको मैं दूर करूं, और इसको लेकर उन्होंने पूरे हर ब्लॉक स्तर से, हर जिले में, ब्लॉक स्तर में, पूरे प्रदेश से सभी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने 1-to-1 बैठक भी की है। हर हल्के का उन्होंने पूरा रोड मैप भी तैयार किया है कि हम यहाँ पे कैसे मजबूत हो सकते हैं, कितनी सीटें हम यहाँ पे आ रही हैं, और जो सीटें आ रही हैं उनका क्या कारण रहा है। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है। लेकिन सबसे बड़ी अगर बात करें कि संगठन जब तक किसी पार्टी का एकजुट नहीं होगा तब तक उसको सत्ता में आने में बड़ा मुश्किल होता है कि वो सत्ता तक का दरवाजा, सत्ता की चौखट तक वो पहुंच सके। तो संजय दत्त जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और संजय दत्त के प्रयास से ही अभी कांग्रेस पार्टी इस चीज पे निकल के चली है कि हम जो पार्टी का संगठन है उसको मजबूत करके बूथ लेवल तक लेकर जाएं। लेकिन अभी समय लगेगा, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस के हिसार के शहरी अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग जी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो अगर एक शहरी जिला अध्यक्ष इस्तीफा देता है तो हम क्या सोचेंगे? यही जनता सोच रही है कि वे कांग्रेस पार्टी में जो संगठन बन रहा है उसको ठीक ठाक नहीं है अभी तक, और उसको ठीक ठाक करने में संजय दत्त जी का अहम रोल रहेगा। क्या उसको ठीक कर पाएंगे? अगर तो सही तरीके से सभी जो कांग्रेस के जो लीडर हैं एक मंच पर आकर लड़ाई लड़ेंगे तो बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। रही बात, अब इनेलो की बात करेंगे हम। इनेलो ने अपने सभी जो विंग है उनके सबके संगठन बनाए हैं। इनेलो का जो कार्यकर्ता है वो लगातार आज फील्ड में देखा जा सकता है। हर किसी भी धरने प्रदर्शन में जाओगे तो आपको इनेलो की वहां पे एंट्री जरूर मिलेगी। तो इनेलो भी अपने जो उनका कैडर था, उनका वोट कैडर था, उसको मजबूत करने में लगी हुई है। बीजेपी भी लगातार पिछले काफी सालों से लगी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी को अभी तक इस संगठन के मामले में हम देखें तो जो कांग्रेस का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि खड़ा हो पाएगा, और अगर खड़ा हो पाएगा तो गुटों का शिकार रहेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग गुट के लोगों की लेके राय लेके वो प्रधान सारी कार्यकारिणी गठित की जाती है। जब उनका कोई नेता आता है, जैसे किसी मंच पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चले जाते हैं तो वहां पे हमारी शैलजा जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी नहीं पहुंचते, उनके कार्यकर्ता नहीं पहुंचते। तो जब तक कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ेगी तब तक
उनका संगठन मजबूत नहीं होगा। और इसको जो संजय दत्त जी को जिम्मेवारी दी गई है राहुल गांधी जी ने कि भाई आप हरियाणा का जो संगठन है उसको एकजुट करो, जो जितने नेता हैं उनको एक मंच पर लेके आओ, तो इस कोशिश में लगे हो। वो कहां तक कामयाब हो पाते हैं वो आने वाला समय तय करेगा। अगर बात करें आप मुद्दों की तो बिल्कुल आपने सही कहा, भी आने वाला समय ही तय करेगा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी कार्य करती है और अपनी जगह फिर से बना पाती है या फिर नहीं बना पाती, क्योंकि पिछले चुनाव में पूरा माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खामियां जो है देखने को मिली, जिसके चलते पिछला चुनाव जीतना भी हाथ से निकलता हुआ नजर आया। राजरमन जी काफी देर से कहने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। जी राजरमन जी अपनी बात को रखिए। देखिए प्रिया जी, क्या है, हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारे जो सरकार है उसकी तारीफ तो कांग्रेस के विधायक भी करते हैं। कांग्रेस के विधायक ये कहते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी प्रलोभन नहीं दिया गया। चाहे आप गोकुल सेठिया जी की बात करो, चाहे जर्नैल सिंह की बात करो, आप किसी की बात देखो, हमारी जो भारत सरकार की जो कार्यशैली है उसको लगातार विरोधी भी जो है वो हमारी प्रशंसा कर रही है। दूसरी बात, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने थे राव नरेंद्र सिंह जी, तो इनके एक बड़े लीडर अजय यादव जी ने ये कहा था कि मैं तो इसको प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं मानता, ये तो ऊपर से थोपा हुआ है, ऊपर से थोपा हुआ है। ये इनकी कार्यशैली है। फिर जैसे तैसे इन्होंने अपने जिलाध्यक्ष बनाए। जिलाध्यक्ष बनाने के बाद इनके स्टेज के ऊपर हंसी में जिस बजरंग जी ने अभी इस्तीफा दिया है, 6 इनके जिलाध्यक्षों ने, उनमें से कुर्सी को लेकर मंच के ऊपर दे कुर्सी दे मुक्का चले, सभी ने देखा और चैनलों ने उस विषय के ऊपर डिबेट भी रखी। अब आप देखिए, इनके जो जैसे भी तैसे करके इन्होंने अपने ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं, मात्र 150 ब्लॉक अध्यक्ष इनके अभी तक बने हैं। जो पहली जो लिस्ट आई थी 105 की, उसमें तो इन्होंने एक महिला, मात्र एक महिला भी ब्लॉक अध्यक्ष बनाने के लिए नहीं मिली। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी है इसके अंदर विधायक कम है लेकिन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ज्यादा है। अरे भाई, पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक तो बनना पड़ता हुआ, लेकिन इनके पास हरियाणा का ऐसा कोई कोड़ा नहीं है जिस कोने के अंदर इनका मुख्यमंत्री पद का दावेदार ना हो। इतनी गुटों और धड़ों में बटी हुई कांग्रेस है लेकिन विधायक है नहीं। अब इन्होंने अब ये देखिए कि इनके जो मौजूदा विधायक थे, 5 विधायकों को इन्होंने निष्कासित कर दिया पार्टी से। इतनी बड़ी अनुशासनहीनता इनकी पार्टी के अंदर है और ये बात करते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम संगठन बनाएंगे। इनका संगठन तो ऊपर से क्या है, अगर मम्मी जवाब दे देती है तो बेटा अध्यक्ष, बेटा अगर जवाब दे देता है तो मम्मी अध्यक्ष है। और 2019 के बाद 2022 के बाद शायद खड़गे जी बड़े हैं, 2022 से लेके खड़गे जी इतनी एज्ड व्यक्ति है, उनको ये घसीटे फिर रहे हैं बेचारों। अरे उनकी मान तो लो, जब बैठकें होती है खड़गे जी को मानते नहीं, उनका मान सम्मान नहीं करता। तो किसी भी प्रकार से कांग्रेस जो पार्टी है वो अनुशासनहीनता की पार्टी है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह अनुशासनात्मक पार्टी है। हमें कॉपी ये कभी नहीं कर सकते क्योंकि इनको सिर्फ क्या है कि ईवीएम, भारतीय जैसे अभी हमारे विश्लेषक भाई ने कहा था, प्रवक्ता साथी ने, उन्होंने कहा था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हमारे 377 तो मंडल अध्यक्ष हैं, उसके बाद 4,000 से ज्यादा जो हमारे 4,500 से ज्यादा हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख है और 2,08,000 से ज्यादा हमारे पन्ना प्रमुख है। हमारे जो कैडर की प्रणाली है। और अब रही बात इनेलो की, प्रवक्ता जो इनेलो के प्रवक्ता थे उन्होंने बड़ा ज्ञान दिया था, तो मैं उनको बता दूं कि जो इनेलो पार्टी है, सास तो बोले छड़ी भी बोले, उनका तो परिवार ही गुटबाजी में अलग हुआ है। उनके परिवार की 2 फाड़ हुई है। उनका जो अभय चौटाला जी जिसकी बात कर रही है, उन्होंने ऐसा कोई उनकी सरकार के अंदर 20 साल 22 साल पहले की बात कह रहा हूं, ऐसा कोई मंत्री नहीं था, ऐसा कोई विधायक नहीं था, ऐसा कोई उनका संगठन का पदाधिकारी था जिनको वो पीटते नहीं थे। उनकी इस पीटने की वजह से, इतनी गाली गलौज की वजह से जो था, उनके सारे पदाधिकारी जो तो भाग गए। ठीक है राजरमन जी, पार्टी में चला गया। राजरमन जी, राजरमन जी देखा जाए, देखिए कहीं ना कहीं जो आरोप लगते हैं वोट चोरी का भी मुद्दा उठाया जाता है। अब जिस तरीके से उन्होंने गुटबाजी का जिक्र किया और वो बयान हमने भी सुना, आपने भी सुना, साफ तौर पर आमंत्रण को लेकर कहते हुए नजर आए थे। साथ ही ये भी कहा था लिस्ट में भी नाम नहीं है, भाषण को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। और अनिल विज जी के भी काफी बयान देखने को मिले। कहीं ना यहाँ पर भी तो बयानबाजी देखने को मिलती है ना, ये बात तो माननी पड़ेगी आपको भी। देखिए जी प्रिया जी, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, राव जो इंद्रजीत जी थे, इनके पीए के साथ तहसीलदार साहब की बात हुई थी क्योंकि वो सरकारी कार्यक्रम था।
उनके पीए के साथ बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि राव साहब चले गए हैं, आप जो कार्ड है, जो निमंत्रण है, जिसके ऊपर उनकी फोटो भी थी, उनकी पुत्री जो थी आरती राव जी भी वहां थी, तो उन्होंने कहा कि आप व्हाट्सएप कर दो। वो व्हाट्सएप कार्ड जो था उनके पास निमंत्रण चला गया था और तहसीलदार साहब स्वयं भी वहां पर गए थे। तो हमारी पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, हमारी अनुशासनात्मक पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता जो है वो इतने अनुशासित है। हमारे जो भाजपा के अंदर जो दूसरे दलों से राजनीतिक कार्यकर्ता आए हैं वो भी हमें देखकर अनुशासन का पाठ पढ़ते हैं और हम अनुशासन में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी भारतीय जनता की पार्टी है वो अनुशासनात्मक पार्टी है और दूसरे दलों के जो कार्यकर्ता है वो हमारे अंदर आकर बिल्कुल हमारी शैली के अंदर रस्ते बसते हैं और दूसरे दल हमें कॉपी करते हैं। यही हमारी खासियत है, यही भाजपा की जीत है। ठीक है राजरमन जी, और साथ ही जितने भी लोग पैनल में जुड़े हुए हैं हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, जींद में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधायक और पूर्व पहलवान विनेश फोगाट हुए हैं। सुखविंदर जी के पास जाना चाहूंगी। सुखविंदर जी, फिलहाल मैं आपकी प्रतिक्रिया यहाँ पर लेना चाहूंगी। देखिए, मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी, फिलहाल कांग्रेस पार्टी कितना कार्य कर रही है? आपने पूरे पैनल को सुना, वरिष्ठ पत्रकार को भी सुना, सत्ता पक्ष को भी सुना और सीधे तौर पर ओंकार जी को भी सुना। देखिए, और जनता की भी मैं प्रतिक्रिया कहूंगी और जो पूरा माहौल देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाते हैं गुटबाजी के, बयानबाजी देखने को मिलती है, भरे मंचों से देखने को मिलती है। पिछला चुनाव पूरा आपके पक्ष में था, पूरा माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गुटबाजी देखने को मिली, जिसके चलते वो चुनाव भी चला गया। उसके बाद हमने देखा क्रॉस वोट होते हुए नजर आए, आप हिमाचल तक लेके गए थे, उसके बावजूद क्रॉस वोट हुए। तो कहां लग रहा है कि कमी कहां पर रह जा रही है? अभी काम तो किया जा रहा है, तो आपको लग रहा है क्या ग्राउंड स्तर से काम किया जा रहा है? जो जितनी भी खामियां हैं क्या उनको खत्म किया जाएगा? जो आने वाला चुनाव है उसमें जगह बना पाएगी कांग्रेस पार्टी, या फिर इसी तरीके से जो पिछला चुनाव जीतते जीतते हाथ से निकल गया, आने वाले समय में तो ऐसा नहीं होगा? जी सुखविंदर जी। प्रिया जी, आपने एक चीज देखी है, हमें बीजेपी और इनेलो से अनुशासन सीखने की जरूरत नहीं। हमारी पार्टी में हमेशा अनुशासनहीनता जब भी किसी ने की, उसके खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया। अभी जिन विधायक की आप बात कर रहे हो उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। अगर किसी ने अनुशासनहीनता की तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया। हमारी पार्टी के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपनी पार्टी के खिलाफ जाके अपनी कोई आवाज गलत तरीके से पेश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और दूसरी साइड ये इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल, जो 2014 के बाद करके के बारे में कह रहे हैं, ये किस तरीके से टूटी है पार्टी, इनके लोग कहाँ चले गए आपने देखा है। ये पार्टी परिवार की पार्टी है, परिवार किस तरीके से बिगड़ा है ये किसी से छिपा नहीं रहा। और पार्टी के अंदर किस तरीके से गुटबाजी और गुंडागर्दी है ये किसी से छिपा नहीं रहा। रही बात बीजेपी की, बीजेपी के अंदर अनिल विज ने कितनी बार मंच से कहा, कितनी बार पार्टी के खिलाफ बोले। बिल्कुल बिल्कुल सुखविंदर जी सुनिए तो सुखविंदर जी, छोड़िए ना, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, ठीक है, बयानबाजी देखने को मिलती है, वो सवाल मैंने उनसे किया, पर अभी हम बात कांग्रेस को लेकर कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ, कितना कार्य कर रहे हैं, जो खामियां हैं वो कितनी दूर हो जाएंगी? जो हम सुनते हैं शैलजा गुट, भूपेंद्र हुड्डा गुट, कई गुटों में बटी हुई है, सुरजेवाला गुट, तुम मेरा साथ दो अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अपनी ही पार्टी के लोगों को गंदगी कहा जाता है, कई बयान देखने को मिलते हैं, वो सभी बयान खूब चर्चाओं में देखने को मिलते हैं। उन पर कैसे कार्य हो रहा है? प्रॉब्लम पता क्या है, आप लोग बीजेपी की, जब बीजेपी की बात होती है आप लोग तभी क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए है क्या कि जब बीजेपी आवाज उठाती है, हमारे खिलाफ बोलती है, तो मैंने इनका जवाब दिया कि किस तरीके से इनकी पार्टी के अंदर बिखराव है। रही बात हमारी पार्टी की, हमारी पार्टी के अंदर हम एक ही कांग्रेस है, वही 1885 का हमारा संगठन है। कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, इस देश को आजाद करवाया, जिसके अंदर एक सुई तक नहीं बनती थी, वहां पे एरोप्लेन तक हर चीज इस देश के अंदर बनी। ये बीजेपी जिसने 55 साल तक झंडा तक नहीं लहराया इन्हें अपने पार्टी कार्यालय के ऊपर, ये हमें क्या जवाब देंगे, हमें क्या शिकायत? रही बात ये कि बीच कांग्रेस के अंदर कहीं कोई खामी नहीं, कहीं संगठन हमारा मजबूत है। हमारी एक ही कांग्रेस पार्टी है जिसके अध्यक्ष खड़गे जी हैं, और कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर राव नरेंद्र जी हमारे अध्यक्ष हैं। सभी लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, उनकी रहनुमाई में काम कर रहे हैं। अगर किसी को देखिए आवाज उठाना
अपनी बात रखना सबका हक है। हम सभी अपने 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 तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन हमारा संगठन भी मजबूत है। बीजेपी ने किस तरीके से वोट चोरी करके, ये तो कांग्रेस हारी नहीं है, कांग्रेस को हराया गया है। कांग्रेस को हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया गया है, तब जाके कांग्रेस हारी है। कांग्रेस की वोट चोरी हुई है, कांग्रेस की ईवीएम के साथ धोखा करके कांग्रेस को हराया गया, नहीं तो सरकार कांग्रेस जी क्या हुआ, कम से कांग्रेस को कांग्रेस हरा रही है। एक एक करके, ऐसे चर्चा संभव नहीं है। एक एक करके विजेंद्र सिंह जी के बीच में क्या हो रहा है, एक एक करके पूछे सुखविंदर जी से। सुखविंदर जी को नहीं, ऐसी चर्चा संभव नहीं है। नहीं, सुखविंदर जी को एक बार कंप्लीट करने दीजिए, मैं आती हूँ, फिर उसके बाद अपनी बात को रखिएगा। जी सुखविंदर जी। प्रिया जी, हमें बीजेपी से अपन संगठन को मजबूत करने के बारे में बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं। हमारा संगठन मजबूत है, बीजेपी अपने संगठन के बारे में सोचे, अपनी पार्टी के बारे में सोचे। हम आगे 2027 के अंदर और 2029 के अंदर, 2027 के अंदर पंजाब के अंदर सरकार बनाएंगे, 2029 के अंदर इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर सरकार बनेगी। हमारा संगठन भी मजबूत है, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष हम सभी बना रहे हैं, और हम मजबूती से, ये एक ही कांग्रेस पार्टी है जो इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर अगर कोई खड़ा हुआ है, वो प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कांग्रेस पार्टी है, और कहीं पार्टी कहीं दूर दूर तक इस देश के अंदर दिखाई नहीं दे रही। ठीक है सुखविंदर जी, अब मैं बोलूंगी, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया। देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपसे सवाल किया और मैंने आपको बीच में रोका, तो आपने कहा यही प्रॉब्लम है। क्या मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल नहीं किया कि आपके बीच में भी बयानबाजी देखने को मिलती है? पिछले दिनों भी जो है सीधे तौर पर बयान देते हुए नजर आए थे, मैंने अनिल विज का भी जिक्र किया था। यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, सत्ता पक्ष, विपक्ष ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैंने उनसे भी सवाल किया था और मैंने यहाँ पर सवाल भी आपसे ही किया। ठीक है, देखिए मैंने भी प्रिया जी यही कहा कि जब हमारी बात, हम देखिए बीजेपी के अंदर किस तरीके से बिखराव है सभी के सामने, ये किसी से छिपा नहीं, लेकिन जब हम बात रखते हैं तब आपने रोका। मैंने आपको जो मुझे लगा मैंने वो आपको बोल दिया। सुखविंदर जी बताइए, जो आपने बात रखी, मैं उससे पहले ही ये सवाल पूछ चुकी थी ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, मैंने पहले ही पूछ लिया था। मैंने पहले ही बोला, जब वो आप पर बोल रहे थे मैंने तभी बोला था कि आपकी भी पार्टी में खूब गुटबाजी देखने को मिलती है। देखिए बीजेपी के अंदर तो हमारी पार्टी के अंदर कोई बिखराव नहीं है, बीजेपी के अंदर तो बिखराव ही बहुत है। अभी तो सरकार में, जितन सरकार से बाहर होएंगे तब पता चलेगा आपको कि इनके अंदर है क्या। ठीक है, पर सुखविंदर जी पता है एक बात होती है कि अगर आपके घर में कलह है या कोई नाराजगी है या कोई भी बात है, जब घर के चार दीवारियों के अंदर होती है तो वो बात जो है घर में रह जाती है। जब घर के बाहर होती है तो और भी लोग सवाल उठाएंगे, मीडिया भी सवाल उठाएगा। और देखिए कहीं ना कहीं अपनी खामी पर काम करना भी बेहद जरूरी है। हम तो खुद बोल रहे हैं, पिछले चुनाव में आपकी सरकार बनने जा रही थी, पूरा माहौल था, हमें भी लग रहा था कांग्रेस पार्टी आने वाली है। अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो खामी देखने को मिल रही है ना। देखिए प्रिया की जो हमारी खामी थी हम उन पे काम कर रहे हैं जी। हम अगर हमारे संगठन के अंदर, हमारी पार्टी के अंदर कोई कहीं कमी रह गई है तो हम उस पे पूरे जोर शोर से, पूरे तरीके से हमारे पार्टी के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और हमारी नेशनल पार्टी के कन्वीनर और हमारे नेशनल अध्यक्ष सभी इस बात पे जोर दे के लगे हुए हैं कि हमारी पार्टी में खामी कहाँ पे रही, हमने किस मुद्दे को कहाँ पे हमने ड्रॉप किया, कहाँ पे हमारी कमी रही, उनको हम दुरुस्त कर रहे हैं। और रही बात संगठन की, संगठन हमारा मजबूत है और मजबूती से कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनाव भी लड़ेगी और प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी लड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल, मैं भी यही बोल रही थी, कहीं ना कहीं अपनी खामियों पर काम करेंगे, जब भी खामियां दूर होंगी और तभी अपनी जगह बना पाएंगे। ठीक है, ओंकार जी भी जुड़े हुए एनएलडी से प्रवक्ता है। ओंकार जी फिलहाल अपनी बात को रखिए। प्रिया जी बहुत अच्छा लगा, आपने चैनल की निष्पक्षता और अपनी निष्पक्षता पर दो शब्द कहे, बहुत अच्छी बात है, क्या देना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चैनल का यही व्यवहार होता है। आप अगर ना बोलते तो कई देखने वालों के मन में कोई ना कोई शंका उत्पन्न होती, आपने क्लियर किया, इससे मन को अच्छा भी लगा और चैनल वालों को, जितने लोग देख रहे हैं, लाखों करोड़ लोग देख रहे हैं, उनको भी अच्छा लगा होगा। देखिए मैंने दोनों प्रवक्ताओं के बयान सुने, बहुत शांतिपूर्ण, अपनी अपनी पार्टी में कमियां अगर हम निकालेंगे, उनको दूर करेंगे, तभी हमारी पार्टी आगे जा पाए। अब बीजेपी अपनी कमियां निकाले, कांग्रेस अपनी कमियां निकाले, हमने जो कमियां थी 2019 में हमारा विभाजन हुआ, बहुत बड़ी टूट हुई, परिवार भी टूट गया, पार्टी भी टूट गई, मात्र एक सीट रह गई और वो एक सीट भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सैल्यूट करता हूँ, उन्होंने किसानों के लिए वो भी दे दी, बाद में फिर जीत कर आए।
ये छोटी बात नहीं है। पूरे देश में 4240 विधायक हैं, मात्र एक विधायक ने किसानों के लिए दी थी कुर्बानी, और वो थे चौधरी अभय सिंह चौटाला। आज ये बीजेपी वाले बात कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता पे तो मेरे को हंसी आती है, किसी पागल खाने में जाके इलाज करवा ले। ये बोल रहे थे कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ऐसा कोई नेता बचा नहीं जिसको उन्होंने पीटा नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम भी पिटे हो क्या? या तुम्हारे पूर्वज कोई पिटा हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार पिटा हो, कोई नाम बता दो। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जितना मर्जी जहर घोलने की कोशिश करो, आप जात पात की राजनीति करते हो, धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करते हो। जब जब बीजेपी आती है तब तब पुलवामा, पहलगाम, उरी ऐसे हमले क्यों होते हैं? और बड़े मजे की बात यह है कि जब जन जीव आंदोलन करता है, इनके मंत्री इस्तीफा देते हैं, तो ये बता देते हैं कि इतने हजार इसमें उपद्रवी थे। लेकिन आज तक ये नहीं बता पाए कि पुलवामा में RDX 300 किलो कहां से आया था। ये नहीं बता पाए आजकल कि पहलगाम के जो आतंकवादी थे वो कहां से आए थे, कहां गए, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, ये नहीं बता पाए। इनको ये तो नजर आ रहा है कि अबे चौटाला जी पीटते थे। तो मैं तो इनको खुला चैलेंज करता हूँ, भाई यहाँ तो नाम बताइए, आपकी पिटाई हुई हो, आपके किसी नेता की पिटाई हुई हो, आपके किसी पूर्वज की पिटाई हुई हो, आपके जान पहचान वाले किसी की पिटाई हुई हो, मेरे को खुशी होगी सुन के। आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, पीटा कैसे था, थप्पड़ लगाए थे, घूसे लगाए थे, ये भी बता देना। ये बहुत अफसोस की बात है। इन चीजों से अब देश और प्रदेश की जनता वारुक हो चुकी है, जान चुकी है जनता कि आप क्या कर रहे हो जनता के साथ। आप जनता का बेवकूफ बनाना चाहते हो। आप एक इवेंट मैनेजमेंट पार्टी की तरह काम करते हो, हर एक चीज की इवेंट बनाते हो, और मुद्दों से भटकाने के लिए एक मुद्दा होता है, दूसरे मुद्दे को पहले ले आते। मुख्यमंत्री महोदय जाते हैं पंजाब में, कहते हैं यहाँ मेरी सरकार बना दो बीजेपी की, अपराधियों को पाकिस्तान भेज दूंगा। पाकिस्तान? अरे हरियाणा में किसकी सरकार है? पाकिस्तान की है क्या? हरियाणा के अपराधियों को पाकिस्तान भेज दो। पंजाब जाते हैं, कहते हैं नशा खत्म कर देंगे। अरे हरियाणा का नशा तो खत्म कर लो। आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग परेशान है, हताश है, दुखी है। और ये HKRN की बीमारी ये कहां से ले आए? पाकिस्तान से लाए क्या, या ईरान से लेके आए? हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक ऐसी बीमारी लेके आ गए तुम प्रदेश में जो बच्चों को लूट के खा गई, बच्चों का शोषण कर रही है। PhD किए हुए, M.Tech किए हुए युवा पानी पिला रहे हैं। चपरासी, मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूँ। अंबाला कैंट तहसील में पिछले साल तहसीलदार थे सुरेश कुमार, इसमें पोस्टेड है फरीदाबाद, चेक कर लेना। एक दिन मैं गया तहसील में, मेरे को बहुत जबरदस्त प्यास लगी थी। मैंने कहा तहसीलदार साहब पानी पीने का मन है। उन्होंने बेल बजाई, 2 गिलास लेके आया एक युवा, बिल्कुल युवा यंग, 2 गिलास लेके आया। एक गिलास मेरे आगे रखा, एक गिलास उनके आगे रखा। मैं अपना गिलास फटाफट पी गया, लेकिन तहसीलदार साहब ने पानी नहीं पिया। मैंने उनसे पूछा, तहसीलदार साहब क्या बात, आपने पानी नहीं पिया? कह रहे ओंकार जी मैं इसके हाथ का पानी पी नहीं सकता। मैंने सोचा शायद कोई जातिवाद की बात करेंगे, लेकिन जो बात उन्होंने कही उस बात से मेरी आत्मा अंदर से झंझोड़ दी गई। मैंने पूछा सर फिर भी बताओ क्या बात है? कह रहे लड़का M.Tech है कंप्यूटर साइंस में, ये पानी पिला रहा है। और मैं 10वीं हूँ, मैंने 10वीं पास की थी अपने जमाने में, उस समय का मैं तहसीलदार लगाऊं। ये बीजेपी की सच्चाई है। आज M.Tech किए हुए युवा चपरासी लगे हैं तहसील में, आके चेक कर लेना। बालाकंड तहसील की बात कर रहा हूँ, और जिन तहसीलदार की बात कर रहा हूँ सुरेश कुमार नाम है, फरीदाबाद पोस्टेड है। ये आज की व्यवस्था है। बीजेपी ने इस प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। पहली बार बीजेपी आई अपने दम पे, दूसरी बार बीजेपी आई एक ऐसी पार्टी की वजह से जिसको 10 सीटें मिली, जो हमारे में से टूट के गई थी, जो हमारे में से गद्दार निकल कर गए थे, उस पार्टी को 10 सीटें मिली। उस पार्टी की वजह से जो ये कहते थे कि ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, जो ये कहते थे इनको यमुना पार भगाएंगे, उन्होंने इनकी गोद में बैठ के इनकी सरकार बनाई। आज भुगत रहे हैं, आज वो जेजेपी वाले भुगत रहे हैं, और एक एक क्विंटल मोटी गाली निकालती हैं बीजेपी को, एक एक क्विंटल मोटी। और वो कह रहे हैं कि हमारी बर्बादी का एक ही कारण है, हमने गलती करी, बीजेपी को साथ दिया। 2024 में इनकी सरकार तीसरी बार बनी, कांग्रेस की बदौलत बनी। कांग्रेस के प्रवक्ता अच्छे बढ़िया लड़के हैं, ये खुद बताएंगे इनकी बदौलत अगर ये सही तरीके से चुनाव लड़ते कांग्रेस वाले, क्योंकि 2024 में जनता ने हमारे पे विश्वास नहीं किया। ये सच्चाई है, क्योंकि हमारी एक सीट थी, जनता ने कहा ये टूट चुकी है। आज जनता देख रही है, बीजेपी को भी देख रही है,
और ये देख रही है जेजेपी खत्म हो चुकी है। जेजेपी का आज पंच, सरपंच, एमसी, चेयरमैन कुछ नहीं है। आज जेजेपी का जो वर्कर था जो इनेलो से गया था वापस इनेलो में आ चुका है। आज हमें फख्र है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पे। आप तो कहते हैं ना उन्होंने पिटाई करी, अरे मर्द के बच्चे हो तो एक बात बता दो, किस व्यक्ति की पिटाई करी? मैं भी तो देखूं, मैंने अपना सारा जीवन जिस पार्टी को दे दिया उसका नेता कैसे पीटता है, मैं भी तो देख लूं। अरे ऐसी झूठी बातें फैलाने से शर्म आनी चाहिए। आज आप अपनी बात करो। आपका अनिल विज क्या बोलता है? वो बोलता है मैं अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करूंगा, धरना करूंगा। और राव इंद्रजीत क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं मेरे को मंच से बोलने का मौका नहीं दिया जाता। और बोलते हैं अर्चना गुप्ता जी को कि आज ये अगर प्रदेश की पार्टी का कार्यक्रम ना होता तो मुझे बुलवाने का मौका नहीं देते। वो बोलते हैं आ गया जर्नल मेरे को चुप कराने के लिए, मेरी जुबान बंद करने के लिए आ गया। अरे शर्म आनी चाहिए। आज जनता के सामने तुम एक्सपोज हो चुकी हो। कांग्रेस ऑलरेडी एक्सपोज है। कांग्रेस ने 10 साल राज किया। अपने राज में कांग्रेस ने रजिस्ट्रियां खोली, जितने भी सवाल उठाए एक बार सुनिए। कुछ नहीं किया। ओंकार जी, आपने राजनमन से जितने भी सवाल उठाए हैं उनसे एक बार जवाब ले लीजिए क्योंकि समय की कमी है, बाइंड अप करना है। राजनमन जी फटाफट से अपनी बात को रखिए। जी देखिए, ओंकार जी के अगर भाषण में से ना डिबेट में, किसी भी डिबेट में से ये बातें निकाल दो, चाहे कभी ये कहीं पहुंच जाते हैं कभी कहीं। अरे संविधान में ये सभी अधिकार है कि प्रमोशन, रिजर्वेशन है प्रमोशन में, और दूसरी बात किसी भी व्यक्ति को कहीं भी नौकरी करने का अधिकार है। ये सारी चीज, लेकिन इनेलो का इससे कोई मतलब नहीं है। इनेलो की बात कर रहे थे कौन कौन पीटे, आप वो लिस्ट उठाइए जब जो आपकी सरकार के अंदर या सरकार के तुरंत जाने के बाद जो भागे, राजनमन जी, ओंकार जी और साथी जितने भी देखिए, आपको पता लग जाएगा।